अभी नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पी। अब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा पी के ऊपर, अब मैं आपको उस टाइम पे भी बताया गया था कि जो अनऑब्स्ट्रक्टेड वेव फ्रंट, जितनी भी सेकेंडरी वेव, जो अनऑब्स्ट्रक्टेड वेव फ्रंट है जो सेकेंडरी वेवलेट्स को प्रोड्यूस करेंगी, उन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स से का जो कंबाइनिंग इफेक्ट है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा पी के ऊपर। और जितने भी वेव फ्रंट्स हैं उनको हमने डिवाइड किया, जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उनको हमने डिवाइड किया है जोन्स के अंदर। अब हर जोन की वजह से पी के ऊपर क्या होगा, हर जोन का एक अलग इफेक्ट होगा पी के ऊपर। तो उन सब का जब हम कंबाइन करेंगे इफेक्ट तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा पी के ऊपर। अगर मैं ये एक वेवफ्रंट मान रही हूँ जिसे मैंने बहुत सारे जोन्स में डिवाइड किया है, अब इन सभी जोन्स की वजह से पी के ऊपर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, अगर मुझे ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जब फ्रेस्नेल के अजम्पशन की बात की थी तो फ्रेस्नेल के अजम्पशन में हमने बताया था कि एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ द जोन। यानी कि अगर एरिया ज़्यादा है तो आपका जो इफेक्ट है पी के ऊपर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के ऊपर वो ज़्यादा होगा, अगर एरिया कम है तो इफेक्ट कम होगा। इसी तरह से आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम दैट जोन, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड। यानी कि जैसे जैसे पी का जो डिस्टेंस है जोन से वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो एम्पलीट्यूड का के ऊपर इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। तीसरा जो मेन फैक्टर है दैट इज ऑब्लिक्विटी फैक्टर 1 + cos थीटा, जो मैंने आपको पहले बताया है। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं इसके ऊपर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमने अभी अभी देखा कि एरिया ऑफ द जोन की जब हमने बात की, हमने देखा एरिया हर जोन का बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये जो एरिया जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पर इसको इस तरह से इसके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को की एक्सप्रेशन को निकालते हैं तो हमें मालूम है कि जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन द वेव्स रीचिंग पॉइंट पी फ्रॉम 2 कॉन्जिक्यूटिव हाफ पीरियड जोन्स दैट इज λ/2, यानी कि फर्स्ट का अगर b है तो दूसरे का जो डिस्टेंस है वो b + λ/2 है, तो दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है दैट इज गिवन बाय λ/2। इसी तरह से दूसरे और तीसरे के बीच में भी जो पाथ डिफरेंस है दैट इज λ/2, तीसरे और चौथे के बीच में भी जो पाथ डिफरेंस है दैट इज λ/2। और आपको मालूम है अगर पाथ डिफरेंस λ/2 है तो फर्स्ट वेव अगर पॉजिटिव हो गई तो सेकंड वेव का जो फेज है वो अपोजिट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जो ये वेव्स हैं दे विल बी इन अपोजिट फेज। अब अगर हम इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो मान लीजिए कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है पी के ऊपर उसको हमने कंसिडर कर लिया ए, और A1 A2 A3 AN आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द डिस्टर्बेंस एट पी ड्यू टू सक्सेसिव हाफ पीरियड जोन। यानी कि पहले हाफ पीरियड जोन का जो एम्पलीट्यूड है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वजह से जो एम्पलीट्यूड है दैट इज A1, सेकंड की वजह से A2, थर्ड की वजह से A3 एंड सो ऑन। तो आपको मालूम है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, सभी एम्पलीट्यूड के सम के बराबर। लेकिन हमने ये देखा है कि यहाँ पर मैंने इसे कंसिडर किया कि जो फर्स्ट है उसकी वजह से जो रिजल्टेंट है उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो सेकंड की वजह से नेगेटिव, प्लस, माइनस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन पुट किए हैं और मैंने मान लिया कि n को मैंने कंसिडर कर लिया कि n को मैंने ऑड मानना है। तो अगर n ऑड हुआ तो an के साथ आ गया प्लस साइन, क्योंकि ऑड नंबर्स के साथ प्लस चल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन बन गई A1 - A2 + A3 एंड सो ऑन। और अभी हमें ये भी मालूम है कि जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो रेगुलरली डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं डिक्रीज होने के लिए। इसीलिए मैं ये मानकर चल रही हूँ कि जितने भी ये एम्पलीट्यूड्स हैं दे फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है इसीलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो आपको मालूम है A2 किसके बराबर हो गया, इसीलिए A2 हो गया A1 + A3। आपको मालूम है पहली और बाद वाली टर्म का मीन होता है सेकंड बीच वाली टर्म। तो A1 + A3/2 A4 = A3 + A5/2 एंड सो ऑन। तो A किसके बराबर हो गया, A1 एज सच रख दिया, A2 की जगह मैंने ये टर्म रख दी, प्लस A3, A4 की जगह ये टर्म रख दी। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, A1 को लिख रही हूँ A1/2 + A1/2, इसको खोल दिया तो A1/2 - A3/2 आ गया। A3 को यहाँ पर लिख दिया A3/2 + A3/2, A4 को लिख दिया -A3/2 - A5/2 एंड सो ऑन। और AN को लास्ट में मैं लिख रही हूँ AN/2 + AN/2। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड और थर्ड आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गई, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई, बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, ये अपनी प्रीवियस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो टर्म बच जाएंगी दैट इज A1/2 + AN/2, ये टर्म मेरे पास बच गई। अब आपको मालूम है कि वेव फ्रंट जो है वो बहुत बड़ी है, इसीलिए जो नंबर जो आपके जोन्स हैं वो जो है दे आर वेरी लार्ज इन नंबर। तो n क्या हो गया, n बहुत बड़ा हो गया,
अगर n बड़ा हो गया तो हम an/2 को इन कंपैरिजन टू a1/2 नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैं an/2 को नेग्लेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड जो nth आपकी जोन है वहाँ से आ रहा है, उसके एम्पलीट्यूड को हम फर्स्ट जोन से के कंपैरिजन में उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए an/2 को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया और मेरे पास a की वैल्यू आ गई a1/2। तो एम्पलीट्यूड जो है दैट इज गिवन बाय a1/2, यानी कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के एम्पलीट्यूड के हाफ के बराबर है। और इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू a1/4। यहाँ तक ये आ गई इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन। अब हमने एक चीज़ पहले डिस्कस की थी, साउंड वेव्स के केस में हमने कहा था कि डिफ्रैक्शन होता है, एक कमरे में बैठे हैं तो दूसरे कमरे में आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन लाइट का डिफ्रैक्शन हम इजीली नोटिस नहीं कर पाते हैं। यहाँ से अब यहाँ पर देखिए जो इंटेंसिटी है, जो टोटल इंटेंसिटी है वो क्या आई, फर्स्ट जोन है उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। बाकी सारे जितने भी जोन्स हैं उनसे नेग्लेक्ट हो, वो सब खत्म हो गए हैं। तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो फर्स्ट जोन का जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है। हमने अभी पीछे पढ़ा है, एरिया की बात की थी, एरिया क्या आया था, NB लैम्डा, ध्यान है अगर आपको, तो एरिया आया था NB लैम्डा। यहाँ पर क्या था, आपके पास जो एरिया है दैट इज इक्वल टू NB लैम्डा, ठीक है। यानी कि एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वेवलेंथ फॉर साउंड क्या होती है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लाइट। अब जो एरिया की बात करेंगे हम, तो जो एरिया NB लैम्डा है हर जोन का, वो लाइट के केस में हो गया छोटा, क्योंकि लैम्डा बहुत छोटा है, तो हर केस में क्या हो गया, एरिया बहुत छोटा हो गया, हर जोन से एरिया क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो छोटा होने की वजह से अगर मान लीजिए मैंने एक नॉर्मल सा कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन उसके सामने रखा है, तो बहुत सारे एरियाज को वो क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें इंटेंसिटी प्रॉपर नहीं मिलेगी, इसलिए डिफ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर साउंड की बात करें तो साउंड के केस में हमारे पास जो एरिया होता है, लैम्डा बड़ा होने की वजह से जो एरिया हो गया वो हो गया बहुत बड़ा, यानी कि मिलियन टाइम्स मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लाइट वेव्स। तो मिलियन टाइम, इसका मतलब अगर उसके सामने मैंने कोई नॉर्मल सा ऑब्स्टेकल उसके सामने रखा है, अब वो एरिया बहुत बड़ा है और उसके सामने एक ऑब्स्टेकल रखा है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो एरिया बड़ा है इसीलिए उस एरिया से इफेक्ट ऑफ साउंड जो है वो रुकेगा नहीं, और इसकी वजह से जो साउंड का जो बैंडिंग है वो हम इजीली फील कर पाते हैं।